हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम सिविक्स का 3rd चैप्टर रीड कर रहे हैं। हमें संसद क्यों चाहिए। तो इस चैप्टर की जो रीडिंग थी बेटा, वो हम पिछले लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट की थी और टॉपिक पढ़ा था लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए। इस बारे में हमने पढ़ा और लोग और उनके प्रतिनिधि के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा संसद की भूमिका। लेकिन इससे पहले जो मैंने कहा था चित्र वगैरह देख लीजिए, और एक ये एक्सरसाइज मैंने बोला था कि ये मैं जो है इसमें ये आपको करने के लिए ये आपको करवाई जाएगी। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला इसमें क्या है, विधायक यानी कि एमएलए कौन होता है, इसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग करें। देखिए विधायक एक वो व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार यानी कि विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक है, ये कर सकते हो आप। विधायक विधानसभा का सदस्य होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। प्रत्येक राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं। लोग जिस प्रतिनिधि को अधिक वोट देते हैं वो प्रतिनिधि जीतता है और वही विधायक बनता है। ठीक है, जिसको मेंबर ऑफ एमएलए यहाँ लिखा हो ना, मेंबर ऑफ एमएलए का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य। तो विधानसभा का सदस्य जो होता है उसी को विधायक कहा जाता है। अब ये समझो क्या है, जो विधायक होता है बेटा वो विधायक जो होते हैं वो राज्य तक सीमित होते हैं। मतलब हमारा अब एरिया है, जैसे हमारा क्षेत्र है बरवाला, तो हमारे यहाँ के विधायक क्यों है, जोगीराम सिहाग। तो ये क्या है, और हरियाणा राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा राज्य में कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, 90, यानी कि 90 सीट पर इलेक्शन होते हैं विधानसभा के। तो इन विधायकों के बीच में से ही मुख्यमंत्री का और राज्य के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य के स्तर पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसको अच्छे से समझने के लिए आप 7th क्लास का 3rd चैप्टर सिविक्स का चेकआउट कर सकते हो। आगे, राज्य विधानसभा और संसद यानी कि लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, देखिए इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। ये आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में करवाया जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के। देखो केंद्र सरकार आप समझ चुके होंगे, केंद्र सरकार वो सरकार होती है जो पूरे देश को संभालती है, पूरे देश से संबंधित मुद्दे संभालती है। राज्य सरकार अपने राज्य से संबंधित मामलों को हैंडल करती है। तो देखिए पहला पॉइंट, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाए। तो चीन के साथ, चीन देश है, अब देश को दूसरे देश, पड़ोसी देश हो गया, उसके साथ जो भी डीलिंग करनी होगी वो उसको कौन हैंडल करेगा, हमारी केंद्र सरकार। ठीक है, तो यानी कि ये केंद्र सरकार का काम है। आगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में 8वीं को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तो अब देखो मध्य प्रदेश ये राज्य का फैसला है। अब शिक्षा के लिए ना हर राज्य अलग अलग फैसले ले सकता है। आपने देखा होगा हमारे हरियाणा में 8वीं बोर्ड की क्लास नहीं है, लेकिन पंजाब में 8वीं बोर्ड की क्लास है। कई राज्यों में ज़्यादातरों में बोर्ड की क्लास है, लेकिन हमारे हरियाणा में 8वीं बोर्ड की नहीं है। तो ये फैसला किसका है, ये अलग अलग राज्य अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो ये राज्य सरकार का काम है। नेक्स्ट, अजमेर और मैसूर के बीच एक रेलगाड़ी चलाई जाएगी। देखो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का मतलब क्या है, रेलगाड़ी जो है पूरे देश में रेलगाड़ी है, और ये जो रेलगाड़ी संभाली जाती है, रेलगाड़ी का सारा काम किसके अंडर में आता है, मतलब जो रेलवे है सारा का सारा रेलवे केंद्र सरकार के अंडर में आता है। चाहे कुछ भी करवाना हो तो केंद्र सरकार का काम है। नेक्स्ट, 1000 रुपये का नोट। अब देखो 1000 का नोट है, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही राज्य में चलेगा, पूरे देश में वही नोट चल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि ये राज्य सरकार का केंद्र सरकार का मामला है। मतलब जो चीज़ पूरे देश से बिलोंग करती है, मतलब पूरे देश के लिए देखी जाती है, तब केंद्र सरकार का काम आता है। और जो राज्य के लिए ही देखा जा रहा है, मतलब आप समझ जाओगे कि ये राज्य के अंडर में ही, राज्य से ही संबंधित है, तो वो फैसले राज्य सरकार ले सकती है। बाकी इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में अच्छे से और भी पढ़ेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कामों के बारे में। वैसे इनका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आप संविधान वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने विषय सूची पढ़ी थी ना, केंद्र सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो
वही सूचियों वाला काम यहाँ पर है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहले कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधायकों, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका मतलब ये हमें भरने हैं। तो देखिए, जब आप ये आप खुद रीड करोगे बेटा, मैं आपको सिर्फ फील करवा देता हूँ, या फिर चलो करवा ही देते हैं। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संख्या दी जाती है। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे जो लोकतांत्रिक सरकार है ना हमारे देश की, वो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। अब इसको ये क्यों कहते हैं वो आपको बताऊंगा अगले सेंटेंस के बाद। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में, ये देखो इसके बारे में बता ही दिया कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग डैश हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने डैश को चुनते हैं। ये डैश पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को डैश न देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो पहला जो है, पहले में आएगा प्रत्यक्ष रूप से। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। देखो हमारे देश में एक ऐसा लोकतंत्र है जहां सरकार तो लोगों की है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं चलाते। जैसे आपको एप्पल खाना है, ठीक है, एप्पल खाने के लिए आप किचन में खुद गए और खुद काटा और खा लिया, ठीक है। लेकिन अब आपको एक आप क्या करते हो, अपनी मम्मा को बोलते हो कि मम्मा मुझे एप्पल चाहिए, आप मेरे लिए एप्पल कट करके लाओ, उसके ऊपर नमक वगैरह ऐसे ऐसे करके लेकर आना। तो आपकी जो भी इच्छा थी वो किसने पूरी की, आपके मम्मी ने। आपने खाया तो फिर भी एप्पल है, लेकिन अब वो आपके द्वारा नहीं लाया गया, किसी और के थ्रू आपने वो काम करवाया। तो एक तो आप सीधे रूप से सेब खाते हो, मतलब खुद जाके, और एक सीधे रूप से नहीं खाते, किसी और के द्वारा वो काम सिद्ध करवाते हो। तो हमारे देश में सरकार भी ऐसी है, हम खुद सरकार नहीं चलाते, हम इलेक्शन करवाते, हमारे इलेक्शन होते हैं, यहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं, हम उनको वोट डालकर जितवाते हैं और उन्हीं को सरकार बनाने का काम सौंप देते हैं। तो हमारे देश में ये प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं है, मतलब हम डायरेक्ट सीधे हम हिस्सेदारी नहीं करते, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो इसमें आएगा प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने डैश को चुनते हैं। अब डैश को चुनते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो दोनों वर्ड में से कोई भी आ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिनिधियों को भी लिख सकते हैं और प्रतिनिधियों का ही ठीक रहेगा। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये डैश पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। अब ये जो प्रतिनिधि हैं ये चुन लिए गए, जब चुन जाते हैं तो जो सिलेक्ट हो जाते हैं फिर वो क्या बनते हैं, विधायक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ विधायकों लिखा हुआ, विधायकों की बजाय इसको विधायक लिखना। ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को डैश न देती हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब हम अगर सोचते हैं कि किसी देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का पहला रूल तो ये है कि वहाँ सभी वयस्क यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये था ये पूरा टॉपिक। नेक्स्ट, आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका या संसद के चुने जाने वाले राज्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। अब आप सोच के देखिए, जीवन भर के लिए अगर उन्हीं को रखेंगे तो हो सकता है उनमें कुछ खामियां आ जाए, किसी तरह के भी वो क्या कर सकते हैं, अपने आप मतलब अपना तख्ता पलट भी कर सकते हैं, कुछ खामियां आ सकती हैं। इसीलिए, और दूसरी मेन बात क्या है, सभी को अवसर मिलना चाहिए ना, सभी को मौका मिलना चाहिए कि सरकार लगता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि भाई चलो जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम नेता बनकर देश की सेवा करें, तो हर व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए। इसलिए एक समय सीमा बनाई गई है ताकि हर बार उसी के हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए ना, ऐसे उसको बनाया भी नहीं जाना चाहिए। फिर अगर ऐसे ही हम उसको जनप्रतिनिधि को, मान लो मोदी की सरकार अब चुन ली गई है तो अब इसी को रखें हम पूरी उम्र, इलेक्शन ही ना करवाएं, ऐसा अगर हमने सिस्टम कर दिया तो हमारा देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि भाई एक नियमित समय पर चुनाव करवाए जाएंगे और नेताओं को चुना जाएगा, प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। नेक्स्ट,
आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? तो ये तो एक एक्टिविटी बेस है बेटा, इसको करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन मैंने ऊपर वाले सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलिए अब आज का एक और ये जो पिक्चर्स के बारे में दिया गया ये पढ़ लेते हैं। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। अंडरलाइन कर लीजिए, भारतीय संसद जो है सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। तो मतलब ये वो संस्था है जहां पर सारे के सारे कानून बनते हैं। ठीक है, अब इसके 2 सदन होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, डबल अंडरलाइन, बल्कि 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, आगे राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देखो संसद के 2 सदन होते हैं बेटा, एक सदन तो होता है राज्यसभा का और दूसरा सदन होता है लोकसभा का। अब जो राज्यसभा होती है उसमें जो मेंबर होते हैं वो 245 होते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 245। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ये हमें मेमोराइज होना चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। मतलब इस सभा को जो हैंडल करते हैं, यहाँ पर जो भी बात वार्तालाप होती है उसको सुनना और उसको हैंडल करना, वो सारा काम किसका होता है? देश के उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का नहीं कह रहा मैं, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेट से ही सर्च करके करना और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि वर्तमान समय में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान सभा में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। दूसरा क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। अब इन दोनों चीज़ों को समझो। देखो 3 बातें थी यहाँ पर कि भारतीय संसद जो है वो देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, जहाँ पर कानून बनते हैं, सबसे बड़ी संस्था ये। दूसरी बात, इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सभाओं में सदस्य होते हैं। एक सभा में राज्यसभा की बात करें तो 245 और लोकसभा की बात करें तो 545 सदस्य होते हैं। ठीक है, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता करता है जो मतलब लोकसभा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिए। यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन, वैसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो आप खुद बना के देखो इन 3 सेंटेंसों से। ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, लोकसभा के सदस्य कितने हैं, संसद के कितने सदन होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप जरूर करें। तो चलिए वापस अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। इनकी जो संख्या से संबंधित बातें हैं वैसे 545 की, वो आपको बाद में या चैप्टर के अंदर आएंगी तो उसी के साथ बता दी जाएंगी। अब सबसे पहले आज का टॉपिक बढ़ते हैं संसद की भूमिका, कि क्या रोल है इसका। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। कहते हैं कि जो आज़ादी के बाद हमने हमारे देश के लिए जो संसद बनाई थी वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में हमारी जनता की आस्था जो है, ठीक है, हम जो विश्वास करते हैं लोकतंत्र में, उसका प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। और ये सिद्धांत कौन सा है? निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी। जितने भी सरकार फैसले लेती है उसमें हमारी ही हिस्सेदारी होती है। ठीक है, और उस पर फिर हमारी सहमति भी होती है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। अब विधानसभा के लिए चुनाव कैसे होते हैं, इसके लिए आप 7th क्लास की सिविक्स का 3rd चैप्टर देख सकते हैं बेटा। वहाँ पर विधानसभा के बारे में जिक्र किया गया है उसी टॉपिक का। इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दूँगा, तो आप वहाँ से एक बार उस चैप्टर की वीडियोज़ देख लें, वो चैप्टर देख लें। उसके बाद आपको ये आपको आसानी से समझने में, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी कि लोकसभा का चुनाव भी किसी तरह होता है, विधानसभा के चुनाव की तरह होता है। आमतौर पर लोकसभा के लिए 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, लोकसभा के लिए 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। आगे देखिए, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए, ये तो पेज नंबर 34 है। अब 41 में देखते हैं, यहाँ पर है क्या 41, जी रहा। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये
हमारे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है बेटा, चुनाव का क्षेत्र होता है जहाँ से अलग अलग प्रतिनिधि खड़े होते हैं और वोटिंग करवाई जाती है। तो ये है हमारे निर्वाचन क्षेत्र। वापिस टॉपिक पर। आमतौर पर ये तो हो गया। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। वैसे तो इलेक्शन में तो कई लोग खड़े होते हैं, ठीक है, जैसे अब हमारा हिसार है, हिसार से कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन जो जीतता है वो एक ही व्यक्ति जीतकर किस में जाता है, संसद में जाता है। नेक्स्ट, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। जो भी चुनाव में खड़ा होता है वो ज़्यादातर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य ही होता है। अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है 17वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम। देखिए, लोकसभा का मतलब क्या है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो, अब 17वीं लोकसभा 2019 में जो चुनाव हुए थे वो 17वीं लोकसभा के हुए थे, ठीक है, और उससे पहले 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, और उससे पहले फिर 2014 की अगर बात करें तो वो 16वीं लोकसभा के चुनाव थे। यानी कि अब जो सरकार चल रही है हमारे देश में, जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा चलने लग रही है। ठीक है, 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे बेटा, उसमें अलग अलग पार्टियों से लोग आए थे। ठीक है, ये सारी अलग अलग पार्टियां यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं ये, आप इनके बारे में पढ़ें और किसको कितनी सीट मिली वो देखिए। फिर आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर 543 सीटें हैं, यहाँ पर 543 सीटें हैं, एक सीट यहाँ पर, 2 सीट यहाँ पर कम है। वैसे तो 545 होती हैं। तो उसका कारण एक है बेटा, हमारे देश के अंदर जो मतलब क्या है, 545 सीटें हैं ना, उसमें से 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की के लिए रखी गई हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियंस कौन होते थे, जिनकी माँ क्या कौन थी, इंडियंस होती थी, और पिता कोई फॉरेन विदेशी होता था, वो एंग्लो इंडियंस कहलाते थे। तो क्योंकि जब अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ पर, वो शादी वगैरह कर लेते थे और उनके बच्चे होते थे, या कोई और भी विदेशी यहाँ पर रहता था तो उस शादी कर लेता था तो उसके बच्चे, उनको कोई इलेक्शन वगैरह के थ्रू नहीं, उनको सीधा उनका चुनाव वैसे ही कर लिया जाता था। यही जो सदस्य होते थे इनकी यही कर लेते हैं और उनको एंट्री मिल जाती थी। लेकिन अब की बार एंग्लो इंडियंस को नहीं चुना गया, क्योंकि बहुत साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। अब लगभग सारे इंडियन ही बन चुके हैं। ठीक है, कोई एंग्लो इंडियन नहीं रहा, लगभग रहा है तो उसकी एज बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इस वजह से माना जा रहा है कि अब ये सिस्टम हम ख़त्म कर देते हैं और इन 2 सीटों को की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 543 पे इलेक्शन होते हैं। और भी सीटें हैं हमारी, वो आगे आपको बताई जाएंगी। आगे करते हैं थोड़ा सा रीड। और यहाँ पर 15वीं लोकसभा के चुनाव दिए गए 2009 में। इस 15वीं लोकसभा में जो जीत मिली थी वो, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मुझे, हाँ, 15वीं लोकसभा में जो जीत मिली थी वो कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। आगे चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद यानी कि एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अंडरलाइन कर लीजिए। देखो, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसमें जो व्यक्ति जीतते हैं वो संसद के सदस्य कहलाते हैं या एमपी कहलाते हैं। और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो व्यक्ति जीता उसको विधायक या फिर एमएलए कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, सांसद और एमपी, इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। पहला काम, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, कि देश के लिए जो सरकार है उसका चुनाव करना कि भी अब सरकार कैसे बनाई जाएगी। उसके बाद दूसरा काम, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना कि भी तुम्हारा ये काम है, ये तुम्हारा जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन उनको ज़रूरत होती है, सरकार को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और गाइडलाइन दी जाती है। उसके बाद कानून बनाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा संसद में कौन लोग होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसमें जो चित्र दिए गए हैं बेटा, जो ये सारी डिटेल्स दी गई है, अगले टाइम के तक आप ये सारी ज़रूर पढ़ें, जितने भी पिक्चर्स हैं और जितने भी टेबल वगैरह बनाकर दिए गए हैं। एक ये है जैसे, ठीक है, और
ऊपर ये भी आपको रीड कर लेनी है, 15वीं लोकसभा। और ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, 17वीं लोकसभा, ठीक है, 17वीं लोकसभा। उसके आगे एक और शब्द लिख लिए, वर्तमान में 17वीं लोकसभा, बस, ठीक है। और ये था आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।